कौन सी ऐसी हार्ट की बीमारी है, डिजीज़ है जो सबसे कॉमन देखने को मिलती है? ऑलमोस्ट आधे पेशेंट्स जो हार्ट अटैक से आ रहे हैं उनकी उम्र कम 40 से कम पाई जा रही है। स्मोकिंग हार्ट के लिए नुकसानदायक है। मैंने सुना था लंग्स के लिए ही है, हार्ट के लिए भी नुकसानदायक है। जी, स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका मुझे लगता है कोई भी फ़ायदा नहीं है। अल्कोहल कितना खतरनाक है हार्ट के लिए? देखिए, अल्कोहल एज सच हार्ट को उतना अफेक्ट नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल आप एक रेगुलर कंज्यूमर है, यानी कि आप डेली बेसिस पर ही आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। नींद का पूरा ना होना, ये कितना हार्ट के लिए कितना खतरनाक मानते हैं? जी, ये काफ़ी बड़ी समस्या का कारण बन चुका है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लेट नाइट बिंज वॉचिंग जैसे नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, तो काफ़ी स्टिमुलेटिंग कंटेंट उस पर दिखाया जाता है, जो अपने आप ही एक तो आपकी ओवरऑल बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है उसको हमेशा एक्टिव रखता है, और दूसरा आपकी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये 5 सिम्टम या 6 सिम्टम कौन से हैं हार्ट अटैक के जिनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए? चलने से अक्सर दांत में पेन होना भी हार्ट की बीमारी का निशानी मानी जाती है। आपके शोल्डर ब्लेड्स के बीच में दर्द होना, लेफ्ट या राइट दोनों शोल्डर में, और या फिर दोनों शोल्डर्स में एक साथ दर्द भी होना, ये भी कई बार हार्ट अटैक के पेशेंट्स में देखी जाती है। कौन से वो खाने हैं, अगर आप ये बताएं, इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए अगर आपको हार्ट को अपने सुरक्षित रखना है तो? नमस्कार, आप सुन और देख रहे हैं आपका वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। अक्सर दिल की बीमारी को बड़ी उम्र से जोड़कर हम देखते हैं, लेकिन आजकल 30-35 की उम्र में भी हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक की खबरें रोज़ सुनाई देने लगी हैं। कभी देर तक बैठे रहना, कभी नींद ना पूरी होना, या जंक फूड की आदत, ये सब धीरे धीरे हमारी दिल की सेहत को बिगाड़ रहे हैं। कई बार तो ये भी समझ में नहीं आता है कि अगर हमें चेस्ट पेन हो रहा है तो ये हार्ट की दिक्कत है या गैस है। आज इन्हीं सारे सवालों का सीधा साधा जवाब देंगे हमें मणिपाल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीक्षित गर्ग। उनसे हम समझेंगे कि हार्ट अटैक के असली खतरे क्या हैं, कौन से ऐसे सिम्टम हैं, लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और कौन सी ऐसी आसान आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। वेलकम। शुक्रिया सर, मैं देख रहा था कि सितंबर 29 को हार्ट डे मनाते हैं। हार्ट डिजीज़ पर बात करने के पहले अगर हम ये समझना चाहें कि दिल का असल में काम क्या है, एक आम आदमी समझना चाहे, क्योंकि एक तो हार्ट अटैक को लेकर के बहुत सारी फेयर मॉन्गरिंग है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हार्ट का काम क्या करता है ये जानते भी नहीं हैं। तो अगर आप इसको समझाएं पहले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज मुझे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाने के लिए और पब्लिक से जुड़ने के लिए और कुछ जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, दिल की अगर बात करें तो दिल का काम है ब्लड को पंप करना, यानी कि सारे शरीर में ब्लड को पहुंचाना। तो उसको जो पावर देना है वो हार्ट का काम है। ब्लड से क्या हम ब्लड क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं सारे शरीर में, तो उसका जो सारी अच्छी चीज़ें हैं, यानी कि ऑक्सीजन है या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारे सब टिश्यूज़ को, सब ऑर्गन्स को वो मिले, और जो वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठा हो रहा है वो वापस हम जो ऑर्गन्स हमारे लंग्स या किडनीज, जिनसे हमारे सारी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स शरीर से बाहर जाने हैं, वहाँ तक वो पहुँचाए। सो उस सर्कुलेशन को मेंटेन करने का काम हार्ट करता है। अच्छा, मैं एक आपसे आपके एक्सपीरियंस से जुड़ा सवाल पूछता हूँ। इतने साल का जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, कौन सी ऐसी हार्ट की बीमारी है, डिजीज़ है जो सबसे कॉमन देखने को मिलती है आपको? जी, ये सवाल थोड़ा सा इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि किस उम्र में हमें पेशेंट हमारे पास तकलीफ़ के साथ आ रहा है। अच्छा। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो उम्र के पहले पड़ाव में अफेक्ट करती है, यानी कि जन्मजात भी होती हैं, और या फिर बहुत अर्ली एज से ही परेशान करने लगती हैं। जैसे कि दिल में छेद होना जो कि समय के साथ नहीं भर पाता है, और कनेक्शंस हार्ट के जो आपस में एक दूसरे से जो कनेक्शंस हार्ट के जुड़े होते हैं वो कई बार ठीक से नहीं जुड़ते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स अर्ली एज में आ सकती हैं। इनको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, यानी जो बीमारियां जन्म से प्रस्तुत है, जन्म से ही बच्चे के अंदर हैं। दूसरी तरह की जो बीमारियां हैं अर्ली एज में जो तंग कर सकती हैं, उन्हें हम कहते हैं वेल्वुलर हार्ट डिजीज़। एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। ये इसलिए होती है कि 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों में गले में इन्फेक्शन होने की वजह से किसी में वो हार्ट पर भी असर छोड़ जाती है। ऐसे में बुखार होना, जॉइंट्स में पेन होना,
इनवॉलंटरी मूवमेंट्स भी किसी किसी में देखने को मिल सकती हैं, और कुछ स्किन के लीजन्स होते हैं। इन सब ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये डायग्नोज करते हैं कि हमें रूमेटिक फीवर हुआ है कि नहीं, और उसका एक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस, यानी कि फीवर होने के भी या बीमारी होने के भी 10-15 साल के बाद जाके उसका असर दिखता है, स्पेशली हार्ट पर। वेल्स या तो सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, या फिर उनमें लीकेज आने लगती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम अक्सर 30 से 35 साल की उम्र में दिखाई देती है। तीसरे दशक या चौथे दशक में अक्सर ये हमारे सामने आती है। तो इनका इलाज अक्सर सर्जिकल ही होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में हम बलून वेल्वोप्लास्टी से भी हम इनसे पेशेंट के लिए अच्छा इलाज दे सकते हैं। आगे अगर चले तो लेडीज़ के बारे में अगर बात करें तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एक कंडीशन होती है, यानी कि हमें ये नहीं पता कि हार्ट क्यों हमारा वीक हो गया है और उसका साइज क्यों बड़ा हो गया है। अक्सर ऐसा देखा जाता है हार्ट अटैक के बाद या फिर जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होती है उसके बाद। लेकिन इसमें हाइपरटेंशन में भी तो कार्डियोमायोपैथी होती है। जी, उसमें हार्ट की वेल्स जो वॉल है वो मोटी हो जाती है। लेकिन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में अक्सर हमें नहीं पता होता कि वो हमारा हार्ट वीक क्यों हो गया। लेडीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ये प्रॉब्लम देखी जाती है, इसीलिए मैंने थोड़ा लेडीज़ के बारे में बात की। बाकी पेशेंट्स में कई बार फीवर के बाद या कोई मेजर सर्जरी के बाद या फिर किसी वजह से स्ट्रोक या लकवा होने के बाद भी हार्ट का फंक्शन कमज़ोर हो सकता है, जिसे हम स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। बहुत कोई इमोशनल ट्रॉमा है, कोई बहुत आप एजिटेटेड हैं, बहुत किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो भी कई बार हार्ट का फंक्शन टेम्परेरीली कम हो सकता है। और उम्र में आगे चलें 40-50 की उम्र के बाद, अब यहाँ पर हमारे सामने हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़ यानी ब्लड प्रेशर की वजह से दिल पे असर पड़ना, और कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की टेंडेंसी का बढ़ जाना। इस उम्र के बाद ये सब बीमारियां ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं। और ये माना जाता है कि सबको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होना ही है या होना शुरू ही हो जाता है उम्र के साथ। जी, एक तरह से देखा जाए तो इस बात को ठीक भी मान सकते हैं, क्योंकि अक्सर स्टडीज़ में पाया गया है कि या फिर हम जब एंजियोग्राफी वगैरह करते हैं अपने पेशेंट्स की, तो थोड़ी बहुत बीमारी आमतौर पर मिल जाती है। 10-20-30% की ब्लॉकेज आमतौर पर मिल जाती है, लेकिन वो उसे हम रेलेवेंस इसलिए नहीं मानते हैं, उसे हम बीमारी की शुरुआत ही मानते हैं। हम ये मानते हैं कि ये आगे हमारा लक्ष्य है कि इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोकना है। बीमारी का इलाज हम तभी एडवाइस करते हैं जब वो 70% 80% से ऊपर हो जाती है, यानी ब्लॉकेज अब काफ़ी आगे एडवांस हो चुकी है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर किसी को 20-30% ब्लॉकेज है भी, तो सिर्फ दवाइयों के द्वारा हम बीमारी को रोक सकते हैं ताकि वो आगे चलकर 70-80% ना बने। अच्छा, आप जिक्र कर रहे थे कि दिल के छेद जो बच्चों में होते हैं, ये हम लोगों ने बचपन में बहुत सुना है कि दिल में छेद है उनके, या किसी को इस तरह की बीमारी है। असल में ये क्या होता है हार्ट में? सच में कोई छेद होता है या कुछ और होता है? जी हाँ, एक्चुअली देखिए, जब बच्चा गर्भ में होता है तब लंग्स नहीं काम करते हैं। जब बच्चा बाहर माँ के गर्भ से बाहर आता है, जब जीवन लेता है और जब रोता है तो लंग्स उसे खुलते हैं, तब उसको एक्चुअली ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा मिलने लगती है। लेकिन जब तक वो गर्भावस्था में है, जब तक मदर के पास है, तब तक उसके लंग्स ओपन नहीं होते हैं, तो उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई मदर के ब्लड से ही आ रही होती है। तो ऐसे में ब्लड सप्लाई लंग्स की तरफ ना जाकर हार्ट के राइट हिस्से से लेफ्ट हिस्से में डाइवर्ट होती है, इन्हीं होल्स के द्वारा, इन्हीं जो नेचुरल छेद होते हैं उनके द्वारा। तो ये हर एक में होते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। अगर ये नहीं होंगे तो बच्चा गर्भ में ही जीवन उसका समाप्त हो जाएगा। लेकिन बीमारी का रूप ये तब लेते हैं जब ये जन्म के बाद बंद ना हो। तो कुछ समय बाद, 1-2 साल बाद अक्सर ये होल्स जो हैं बंद हो जाते हैं, लेकिन किसी पेशेंट में 1 से 2% लोगों में ये ओपन भी रह जाते हैं और वो आगे चल के बीमारी का कारण बनते हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं जो यंग जनरेशन है, जो दिखने में फिट है, जो आजकल ऐसी बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट हो रही हैं कि डांस करते हुए जिम में हार्ट अटैक आता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, डॉक्टर बहुत जिम पसंद नहीं करते हैं, रिकमेंड नहीं करते हैं जिम को, हार्ट के डॉक्टर तो खासकर।
इसमें आप क्या मानते हैं कि ये न्यूज़ ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, ज़्यादा कवर हो रही हैं, इसलिए ये इस तरह की एक फियर मॉन्गरिंग जो है फैली हुई है, या सचमुच कुछ हमारे कोविड के बाद ऐसा कुछ बदलाव आया है, कुछ तो हुआ है जिससे हमारा हार्ट जो है उतना हेल्दी नहीं रह गया है? क्या रीज़न है? जी, देखिए, ठीक है, कुछ बात में फियर मॉन्गरिंग भी होती है, पर ये बात भी सत्य है कि कोविड के बाद से इन हार्ट अटैक की प्रॉब्लम की समस्या यंगस्टर्स में बढ़ गई है, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट आधे पेशेंट्स जो हार्ट अटैक से आ रहे हैं उनकी उम्र 40 से कम पाई जा रही है। तो बीमारी जल्दी आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हार्ट अटैक भी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। हाँ, अगर ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो हो सकता है नंबर अभी भी कम ही हो, लेकिन इंसिडेंस ज़रूर बढ़ गया है। चाहे हम कोविड वायरस की वजह से हो रहा हो या कोविशील्ड या फिर कोई भी वैक्सीन हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जनता को इन्फेक्शन भी हुई और वैक्सीन भी रिसीव हुई। तो किसकी कितनी कंट्रीब्यूशन रही है कहना बड़ा मुश्किल है, बट वो दौर उस कोविड के दौर के बाद से प्रॉब्लम्स बदल गई है। अच्छा, जब कोई यंगस्टर आता है आपके पास, हार्ट अटैक का कोई सिम्टम है या कोई माइनर है या कोई डिजीज़ है, उसको हार्ट की डायग्नोज हो रही है, कभी आपने ये चेक किया ही होगा कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है? ये अगर जिम जाता है तो क्या ये प्रोटीन पाउडर का इंटेक बहुत करता है, या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहा है, क्षमता से ज़्यादा कर रहा है शरीर की, या कोई इसको हाइपरटेंशन रहा, उसके सिम्टम ना आए हों, इसको कोई जेनेटिक कारण हो? क्या हिस्ट्री क्या मिलती है इन पेशेंट्स की जो यंगस्टर हैं? तो यंगस्टर्स में अक्सर हमें बीमारी तब देखने को मिलती है जब उनमें या तो कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री मिलती है, जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंट है, काफ़ी प्रेवलेंट है अर्बन एरियाज़ में। दूसरे पेशेंट्स, कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग होती है, यानी कि पेरेंट्स में या फिर उनके सिबलिंग्स में बीमारी किसी न किसी को 50 की उम्र से पहले हो चुकी होती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े होते हैं। ऐसे में ओबीज हैं जो? जी नहीं, ओबेसिटी और कोलेस्ट्रॉल को हम एक साथ नहीं देखना चाहिए। दोनों एक दूसरे को बढ़ा ज़रूर सकते हैं, पर एक दूसरे का कारण नहीं है। फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया नाम से प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जितना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होंगे उतना ही उनकी डिपोजिशन होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी कि वो उतना ही आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होंगे, जमेंगे और लेटर ऑन ब्लॉकेज पैदा करके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यंगस्टर्स में एक प्रॉब्लम या यूँ कहे नेचुरल टेंडेंसी है कि जो हार्ट अटैक होगा वो थोड़ा सीवियर होता है। कारण ये है और थोड़ा जल्दी आएगा। अच्छा, रीज़न ये है कि जब कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होने शुरू होते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनके टूटने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बॉडी इसको हील करने की कोशिश करती है और उसे थोड़ा हार्ड कर देती है। उसमें थोड़ा फाइब्रस या कैल्शियम भी डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से वो प्लाक्स जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं और वो उतना आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं। लेकिन यंगस्टर्स में वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और किसी टाइम पर भी ब्रेक हो सकते हैं। तो ब्लॉकेज कई बार उतनी नहीं मिलती है हमें, लेकिन आर्टरीज फिर भी पूरी 100% बंद होती है। अच्छा, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल ब्लड में लीक करेगा बॉडी उसे इंजरी मानती है और उसे भरने के लिए वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन यानी खून का थक्का जमा देती है, जिसकी वजह से जो थोड़ी बहुत भी ब्लड सप्लाई हार्ट को मिल रही होती है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है और पेशेंट अचानक से सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि स्मोकिंग हार्ट के लिए नुकसानदायक है। मैंने सुना था लंग्स के लिए ही है, जी हार्ट के लिए भी नुकसानदायक है? जी, स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका मुझे लगता है कोई भी फ़ायदा नहीं है। हालांकि स्मोकर्स उसे किसी ना किसी वजह से उसके फ़ायदे बताकर, यानी कि किसी को काम के प्रेशर के कारण एक्सक्यूज़ देते हैं स्मोकिंग करने का, और कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन को लेकर भी कहते हैं कि हमें स्मोकिंग करने से काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाता है, जो कि भ्रम है। अब वो आदत ऐसी बन गई है कि अब उसको कुछ ना कुछ आदमी उसको कंटिन्यू करने के लिए कुछ ना कुछ अपना एक्सक्यूज़ बना लेता है। तो स्मोकिंग ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं पाया गया है और इससे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ना केवल लंग्स बल्कि हार्ट, ब्रेन और आपके पेट की बीमारियां, ये सब भी स्मोकिंग की वजह से बढ़ जाती हैं। इन ऑर्गन्स की बीमारियों के इंसिडेंस भी बढ़ जाते हैं। हाँ, मैं भी एक कॉन्स्टिपेशन पे एक डॉक्टर का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि आप सुबह पानी भी पी लें तभी इंटेस्टाइन का मूवमेंट्स आपका शुरू हो सकता है, उससे भी पेट साफ हो सकता है। वो चाय से भी हो सकता है, वो कॉफ़ी से भी हो सकता है। उसके लिए आपको सिगरेट या तंबाकू की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए।
दूसरा सवाल है कि अल्कोहल, एक समय था कि लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते थे कि वाइन इज़ गुड फॉर हेल्थ। उसके बाद एक WHO की रिपोर्ट आती है जिसमें WHO कहता है कि एक बूंद भी खतरनाक है अल्कोहल की। अल्कोहल कितना खतरनाक है हार्ट के लिए? देखिए, अल्कोहल एज सच हार्ट को उतना अफेक्ट नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल आप एक रेगुलर कंज्यूमर है, यानी कि आप डेली बेसिस पर ही आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। अगर आप उसे मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करें या फिर सिर्फ एक सोशल हैबिट की तरह इस्तेमाल करें, तब तो वो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकती है। फ़ायदेमंद तो नहीं, पर एटलीस्ट नुकसान नहीं करेगी। यानी कि एग्जांपल के तौर पर कहें कि मान लीजिए आप कोई हफ्ते में एक आधी बार आप कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह है, कोई गेट टुगेदर है, उसमें आप 1-2 ड्रिंक्स अगर एंजॉय भी कर रहे हैं तो उसमें वो हार्मफुल नहीं होती है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उसमें कार्सिनोजेंस का बहुत हैवी लोड होता है बॉडी में, जो उसको ऐसा। जी देखिए, कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि इन आदतों से बचें, क्योंकि एक बार ये सब शुरू होती हैं तो दे हैव अ टेंडेंसी कि वो बढ़े। वो आपको नहीं पता चलेगा कि कब आप एक अमाउंट से एक्सीड कर गए हैं, यानी कि कभी आप 30, कभी 60, कभी 90, वो धीरे धीरे करके आपकी बढ़ती है, क्योंकि उसका इफेक्ट भी देर में आने लगता है। बॉडी उससे अडेप्ट करने लगती है, लिवर उसे और देर तक टॉलरेट करता है, और अल्कोहल का इफेक्ट आपको पहले अगर जो इफेक्ट आपको 60 ml में आ रहा था, अब वो धीरे धीरे 120 में आएगा, फिर 180 में आएगा। सो वो अमाउंट धीरे धीरे आपका बढ़ता जाता है, और आपको फिर रोज़ क्रेविंग होने लगती है कि इसके बिना आपको नींद नहीं आएगी या फिर आपको बेटर फील नहीं होगा। तो ये वो जो कार्डियोलॉजिस्ट कहते थे, मतलब वो थोड़ा स्मॉल अमाउंट के लिए कहते थे पहले, वाइन, रेड वाइन जो है। एक्चुअली एक फ्रेंच पैराडॉक्स कहते हैं, यानी कि फ्रेंच लोगों में ये पाया गया कि उन्हें वो रेगुलर वाइन कंज्यूम करते हैं और उनकी हेल्थ थोड़ी बाकी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में अच्छी पाई गई, और उनमें हार्ट डिजीज़ के इंसिडेंस कम पाए गए। तो ये अज्यूम किया गया कि शायद इसमें कंट्रीब्यूशन अल्कोहल का भी है, क्योंकि वाइन में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो इसीलिए वो एक स्टडी पब्लिश हुई थी कि जिसमें ये हाइपोथेसिस दी गई थी, यानी कि अनुमान लगाया गया था कि अल्कोहल एक मॉडरेट, एक सीमित अमाउंट में कंज्यूम करने से आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है। अच्छा, ये समझाइए, कई लोग जो है कहते हैं कि इनको माइनर अटैक आया, या हमको माइनर अटैक आया था, या साइलेंट हार्ट अटैक आया फलाने को। ये दोनों क्या टर्म है? माइनर क्या है और साइलेंट हार्ट अटैक क्या है, इसको समझाइए। राइट। सो माइनर अटैक की अगर बात करें तो एक्चुअली ऐसी कोई टर्म हमारे लिटरेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, इसे समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं, अगर कोई ऐसी टर्म का इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब ये है कि आपको सिम्टम तो हुए या फिर ECG में कुछ चेंजेस दिखाई दिए, लेकिन उसने आपके हार्ट पर कोई असर नहीं प्रभावित नहीं किया है, आपके हार्ट का फंक्शन कम नहीं किया है, या फिर एंजियोग्राफी में वो ब्लॉकेज माइनर पाई गई। तो कई बार सिम्टम होते हैं लेकिन बीमारी उतनी नहीं पाई जाती है। इसको भी हम माइनर अटैक से कई बार लेमन की टर्म्स में कई बार हम इसे वैसे भी एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन ये बात तभी कही जा सकती है जब हम अपने टेस्ट कंप्लीट कर लें, यानी कि एको, हमारे कार्डिक एंजाइम्स, हमारा एंजियोग्राफी, ये सब करने के बाद ही हम ये इस बात को कह सकते हैं कि ये माइनर अटैक या मेजर अटैक, जो भी हम उसको कहना चाहें, हम ये उन टेस्ट के आधार पर ही हम इस बात को कह सकते हैं। और एक और बात आपने पूछी, साइलेंट हार्ट अटैक। तो साइलेंट हार्ट अटैक में का मतलब ये होता है कि अक्सर हार्ट अटैक में पेशेंट को कुछ सिम्टम्स महसूस होंगे, यानी कि सीने में दबाव होना, घुटन महसूस होना, पसीना आना, और ये जो सिम्टम्स हैं ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं कुछ 15 से 20 मिनट के अंदर, और वो ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पेशेंट को समझ में आ जाता है कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें मेडिकल एड की ज़रूरत है। कई बार ये सब सिम्टम्स पेशेंट्स में नहीं पाए जाते, सिर्फ उनमें जो इंसिडेंटल फाइंडिंग मिलती है वो है कि किसी वजह से हमने हार्ट का फंक्शन चेक किया, यानी कि एकोकार्डियोग्राफी करवाई, और उसमें हार्ट का फंक्शन कमज़ोर पाया गया। तो अब हमें ये तो पता चला कि हार्ट का फंक्शन कमज़ोर है, पर पेशेंट कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं दे रहा है जहां उसे कोई हार्ट अटैक जैसे कोई सिम्टम्स हुए हो। इसे हम अक्सर मतलब साइलेंट हार्ट डिजीज वही है जिसमें सिम्टम्स ना है। यस, जिसमें हम एक चेस्ट पेन की जो हिस्ट्री है, जो हार्ट अटैक के पेशेंट की हिस्ट्री है, वो अक्सर वहाँ हमें नहीं देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी हार्ट का फंक्शन कम होता है। इसे हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। अच्छा, बहुत अभी जो पोस्ट इंटरनेट एरा और जो डेस्क जॉब बढ़ी हैं कोविड के बाद,
कॉरपोरेट कल्चर जो बढ़ा है इंडिया में अचानक से बीते 10 साल में 15 सालों में, लोगों की फिजिकल मूवमेंट बहुत कम हो गई। हमारे ऑफिस में भी लोग 8-9 घंटा बैठ करके काम करते हैं, 10 घंटे भी। और आजकल स्मार्ट वॉच भी आ गई हैं, लोग उस पर जो है अपने हार्ट बीट्स और स्टेप्स चेक करते रहते हैं, और वो कुछ इसी जैसा जो है वो उसमें रिदम भी ऐसे दिखाई देती हैं। ये लाइफस्टाइल कितनी खतरनाक है हार्ट के लिए? देखिए, अच्छी बात है कि यंगस्टर्स आजकल ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, ज़्यादा अवेयर हैं, जागरूक हैं, लेकिन कई बार ये हमें फॉल्स एश्योरेंस भी देता है। जैसे बहुत सारे आपने ठीक मेंशन किया कि अपने स्टेप्स काउंट करते रहते हैं या और कोई नंबर्स। सो बेसिकली एक नंबर्स के लिए ऑब्सेशन है, एक स्टैटिस्टिक्स के लिए ऑब्सेशन है कि इतना अचीव कर लिया है तो हम ठीक है। सो अक्सर उसमें भ्रम ये होता है कि आप स्टेप्स तो कर रहे हैं, पर क्या वो एक्सरसाइज इफेक्टिव है या नहीं। सो हो सकता है आप सारा दिन वॉक भी कर रहे हो, लेकिन आपके लिए वो एक्सरसाइज की जो इंटेंसिटी है वो आपके लिए इनफ ना हो। सो मैं इस चीज़ को इस तरह से अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज की बेसिक फिजियोलॉजी पे ध्यान दीजिए। यानी कि आपकी रेस्पिरेटरी रेट यानी सांस लेने की गति तेज़ होनी चाहिए, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जानी चाहिए, आपको पसीना आना चाहिए, और आपकी मसल्स में, खासकर आप लेग्स के अगर वर्कआउट कर रहे हैं या कुछ जिस भी हिस्से का आप वर्कआउट कर रहे हैं, उस एरिया की मसल्स में स्ट्रेच फील होना चाहिए। सो अगर ये चारों चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब आप वाकई एफर्ट कर रहे हैं और वो इन पैरामीटर्स के द्वारा आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। वरना ये सिर्फ टहलना या वॉक करना या एक नंबर ऑफ स्टेप्स कर लेना, वो कई बार हमें फॉल्स एश्योरेंस दे देता है कि हाँ हम हेल्दी हैं या हम इतना अचीव कर रहे हैं, शायद इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मॉर्निंग वॉक करते हैं हम पार्क में बिल्कुल आराम से, इसमें बिल्कुल पसीना नहीं आता है। जी पसीना आना चाहिए आपको एक्सरसाइज में। यस, पसीना भी चलिए गर्मी की वजह से आ सकता है, लेकिन हार्ट बीट तेज़ होना, सांस की गति तेज़ होना और आपकी मसल्स में स्ट्रेच फील होना, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा, ये जो मैं कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल की बात कर रहा था, इसमें दूसरी सबसे बड़ी समस्या है नींद ना आना जी। और उसमें हम शूट के पहले बात भी कर रहे थे कि कैसी इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हो रही है, और लोग रील देखते हुए सोते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, और वो इतनी अलग अलग है कि अभी आप कुछ इन्फॉर्मेटिव देख रहे हैं, बिल्कुल अगला बिल्कुल कॉमेडी है, और मतलब आपका ब्रेन भी वैसे ही स्विच हो रहा है। और उसके बाद जब आप सोने जाते हैं तो शरीर को समझ में नहीं आता कि अभी सोने बेड पर सोने आया कि रील देखने आया ऐसा। तो नींद बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है, बहुत आम हो गई है। नींद का पूरा ना होना, ये कितना हार्ट के लिए कितना खतरनाक मानते हैं जी? ये काफ़ी बड़ी समस्या का कारण बन चुका है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लेट नाइट बिंज वॉचिंग जैसे नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, तो काफ़ी स्टिमुलेटिंग कंटेंट उस पर दिखाया जाता है, जो अपने आप ही एक तो आपकी ओवरऑल बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम, जो हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, उसको हमेशा एक्टिव रखता है, और दूसरा आपकी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो ओवरऑल आप बेशक बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही है एज इफ आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में है, एक एजिटेटेड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है। तो उस केस में आपको एडिक्वेट रेस्ट ना तो जब आप टीवी देख रहे हैं तब मिल रहा है, और ना जब आप सो रहे हैं तब मिल रहा है, बिकॉज आपके रेस्टिंग आवर्स भी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह से जब आप नेक्स्ट डे भी उठते हैं तब भी आपको एक्टिव होने के लिए आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, यानी कि और ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होंगे जो आपके शरीर के लिए खतरनाक होते हैं, या वो आपके शरीर पर और लंबे समय में बुरा असर डालेंगे। कुछ लोग कहते हैं मुझे पैल्पिटेशन भी फील होता है अगर मैं ढंग से सोया नहीं हो रहा जी तो जी। सो ये बेसिकली सारा सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे बेसिकली 2 सिस्टम्स होते हैं बॉडी में, एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो ही हमारा एक एक्सरसाइज की फिजियोलॉजी में या काम करने की या एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की जो फिजियोलॉजी होती है उसमें वर्क करते हैं। जितना देर आप इस स्टेट में रहेंगे उतना ही हार्मोन्स के लेवल्स आपके शरीर में ज़्यादा रहेंगे, और वो आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएंगे, आपकी नींद पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आपको ओवरऑल थकावट की फीलिंग भी होगी। तो ये आप बहुत लंबे समय तक इनका बॉडी में इनकी मात्रा बढ़ा रहना आपके लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये 5 सिम्टम या 6 सिम्टम
कौन से हैं हार्ट अटैक के जिनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और इन पे बहुत ध्यान रखना चाहिए इनका? 5 जो सिम्टम्स हैं हार्ट डिजीज़ के, उन्हें हम ऐसे बता सकते हैं कि आपको अगर सीने में दर्द महसूस हो रहा है, जो कि आपके लोअर जॉ से लेकर अम्बिलिकस यानी नाभि तक कहीं भी महसूस हो सकता है। अच्छा। चलने से अक्सर दांत में पेन होना भी हार्ट की बीमारी का निशानी मानी जाती है। आपके शोल्डर ब्लेड्स के बीच में दर्द होना, लेफ़्ट या राइट दोनों शोल्डर में, और या फिर दोनों शोल्डर्स में एक साथ दर्द भी होना, ये भी कई बार हार्ट अटैक के पेशेंट्स में देखी जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पेन बिल्कुल बीचों बीच महसूस होता है। दूसरा सिम्टम होता है जल्दी थकावट महसूस होना। तीसरा होता है चलने में सांस फूलना। चौथा होता है आपको चलने में चक्कर आना। और पांचवा होता है चलने पे ज़्यादा धड़कन बढ़ जाना, जल्दी ही धड़कन आपकी तेज़ हो जाती है थोड़े ही एफर्ट के बाद। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम गौर कर सकते हैं और हार्ट अटैक तो नहीं, लेकिन हार्ट की बीमारी का अवेयर रह सकते हैं के बारे में अवेयरनेस हम अगर ये सिम्टम्स हैं तो हम जांच करके ये पता लगा सकते हैं कि हार्ट की बीमारी है या नहीं। अच्छा, आजकल लोग, जांच से बात आई, आजकल लोग फुल बॉडी चेकअप कराते हैं जांच में, जिसमें CBC है, KFT है, LFT है, लिपिड प्रोफाइल है, HbA1c जो डायबिटीज़ की जांच है। हार्ट के लिए कैसी कौन सी जांच कराई जाए? जी, ये भी अगेन थोड़ा सा एक बड़ा सवाल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसे संक्षेप में हम रखें। तो हार्ट की टेस्टिंग हम सिर्फ हार्ट स्पेसिफिक भी कर सकते हैं और प्रिवेंटिव यानी ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सो पहले प्रिवेंटिव की बात करें तो उसमें हमारे मेनली ब्लड टेस्ट आते हैं हमारे। तो उसमें हम कोलेस्ट्रॉल की जांच करते हैं, शुगर के लेवल्स चेक करते हैं, कुछ और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं जैसे CRP है, आपका ESR है, एंड लिपोप्रोटीन्स लेवल्स हैं, होमोसिस्टीन है। सो आप जब एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप अपना करवाते हैं तो मोस्टली ये सब जांच उनमें कवर्ड होती है। इनमें हमारे लिए रिलेवेंट होती हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई ना हो, शुगर की बीमारी ना हो, और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स आपके रेज ना हो। अगर ये है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ देने से इनमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है और हमारी बीमारी बढ़ने से हम रोक सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के लिए मोस्टली हम एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या एडिक्वेट रेस्ट ऐसी चीज़ों के लिए सलाह देते हैं। अच्छा, लोग ब्लड जांच तो करा रहे हैं जी, लेकिन फिर उसके बाद OPD नहीं कराते हैं डॉक्टर के पास। जी, किसी लैब से कराया और उसके बाद थोड़ा सा देखा कि मार्कर्स ऊपर नीचे हैं, उनको गूगल किया और या अल्टरनेटिव मेडिसिन यस की तरफ बढ़ गए कि इसका शॉर्टकट खोज लेते हैं। तो हम उतना तो अवेयर हो गए कि हम लैब तक चले जा रहे हैं और अपनी जांच करा ले रहे हैं, लेकिन OPD नहीं कराते हैं डॉक्टर्स के पास। ऐसा आपको देखने को मिलता है? जी, ये काफ़ी फ्रीक्वेंट होता है और अक्सर पेशेंट हमारे पास तब आते हैं जब वो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें ट्राई कर चुके होते हैं और फिर सुधार नहीं महसूस कर रहे होते हैं। तो ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनके हम फर्स्ट टाइम हम टेस्ट करवाते हैं और लेवल्स बढ़े हुए मिलते हैं हमें, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमें बढ़े हुए मिलते हैं। तो पेशेंट की ठीक है थोड़ी टेंडेंसी है कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के लिए प्रेफरेंस होना, बिकॉज एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट कर दिया गया है मार्केट में कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक मेडिकेशन है, उनमें काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और हमें ये दवाइयाँ रेगुलरली नहीं लेनी चाहिए, या रेगुलरली लेने से हमें उनकी आदत पड़ जाएगी और हमारा शरीर फिर उन पर डिपेंडेंट हो जाएगा। सबसे ट्राई एंड टेस्टेड यही है। जी, सो ऑल्टरनेट थेरेपीज़ पे मुझे पर्सनली कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए ऑल्टरनेट थेरेपीज़, प्रोवाइडेड दे वर्क। यानी कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिकेशन ट्राई करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, पर 2 महीने बाद ये ज़रूर देख लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके कम हुए या नहीं। अगर वो हुए हैं तो बाय ऑल मीन्स प्लीज़ कंटिन्यू एंड स्प्रेड अवेयरनेस। लेकिन अगर वो वहीं हैं या और वर्स हो गए हैं तो प्लीज़ हट मत कीजिए, डोंट बी स्टबर्न, और दूसरी थेरेपीज को मौका दीजिए ताकि आप लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकें। अच्छा, हम इस जो बदलती लाइफस्टाइल पे बात कर रहे थे, ये कॉर्पोरेट कल्चर और इस पे की बैठने की, इसमें एक चीज़ और बदला है, लोगों का खान पान का तरीका। जी, इंस्टेंट फूड है, जंक फूड है, और जो स्ट्रीट फूड का कल्चर भी बहुत इंडिया में बढ़ा है। कौन से वो खाने हैं, अगर आप ये बताएं कि इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए अगर आपको हार्ट को अपने सुरक्षित रखना है तो? जी, वैसे देखिए जो बहुत फ्राइड आइटम्स हैं उनसे हम बेसिकली बचने के लिए कहते हैं, और स्पेशली ऐसी फूड आइटम्स जो
जिनमें ऑयल हम चेंज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल समोसे अगर हम बहुत शौक रखते हैं तो मॉर्निंग में तो हो सकता है वो फ्रेश तेल इस्तेमाल करें जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन जब तक वो इवनिंग के टाइम स्लॉट्स में पहुंचते हैं तब तक उस ऑयल की क्वालिटी ख़राब हो चुकी होती है, यानी कि उसमें कई बार उसमें से हम किसी आइटम को फ्राई करके निकाल चुके होते हैं, लेकिन कैंसरस भी हो जाता है ऑयल। जी 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 वो उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है उसमें। तो इसे हम एथेरोजेनिक फूड्स कहते हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट आपकी बॉडी में और तेज़ी से होगा। तो ऐसे फूड्स स्पेशली अवॉइड कीजिए जो डीप फ्राइड है और जिनमें फ्रेश ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ कॉर्पोरेट लाइफ का आपने मेंशन किया, तो जी हाँ, यंगस्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि वो बहुत आउटसाइड फूड कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत टाइम ऑफिस में खा रहे हैं जहाँ आप ना ऑयल ना नमक इन सब चीज़ों की मात्रा आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, वो खाने में शायद ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, लेकिन ये इनमें जो हमारी ख़राब कंटेंट है वो हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आगे चल के हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सर, हमारे यहाँ हार्ट अटैक किसी को अगर पड़ता है, कोई सिम्टम आते हैं, तो जो बहुत ज़रूरी है CPR देना, हमारे यहाँ कितनी अवेयरनेस देखते हैं आप CPR को लेकर के? देखिए, बहुत अवेयरनेस तो नहीं है इसके लिए। रेगुलरली हम अपनी इंडस्ट्री से, यानी फार्मा कंपनीज़ या जो हमारी हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, इसके साथ भी हम मिलकर काम करते हैं और सोसाइटीज़ तक में भी जाकर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद लोग इसे ज़रूरी नहीं समझते, या फिर तभी इसमें कोई इंटरेस्ट लेता है जब वो आसपास अपने इमीडिएट सराउंडिंग में ऐसी कोई दुर्घटना देख लेते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है, अक्सर पेशेंट्स इन पे ध्यान नहीं करते हैं या इन पर इन्हें बहुत ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो जी हाँ, हम अपनी तरफ से कोशिश बहुत करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने की, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये अवेयरनेस अब तक पब्लिक में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। क्या यूट्यूब वगैरह से लोग वीडियो देखकर सीख सकते हैं CPR देना, या फिजिकल सामने से देख करके कुछ उसकी? जी हाँ, सीख सकते हैं। अगर कोई अच्छे वीडियोस अवेलेबल हैं जिन पर पूरी डिटेल में प्रक्रिया समझाई जा रही है और उसका मकसद समझाया जा रहा है, उद्देश्य समझाया जा रहा है, तो जी हाँ, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से भी सीखा जा सकता है। देखिए, मेनली अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप किस स्टेप्स क्या हैं। आपको रेस्पिरेशन चेक करना है, आपको पल्स चेक करनी है, आपको कॉन्शियसनेस लेवल्स चेक करना है। अगर आप ये चीज़ कर पा रहे हैं तभी CPR कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब चीज़ें कैसे चेक करनी है, तो बेहतर है कि किसी और जानकार आदमी से मदद लें, या और लोगों को इन्वॉल्व करें, या फिर एम्बुलेंस सर्विसेज या पुलिस को कॉल करें, सो दैट वो आपकी टाइम से मदद कर सके। आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कभी हुआ किसी को पैनिक अटैक आया हो? जी, पैनिक अटैक बहुत कॉमन है। और वो उसको ये समझ में आ गया कि लग रहा है मुझे हार्ट अटैक पड़ गया हो, और सीधा इमरजेंसी में दाखिल हुआ हो? नहीं, पैनिक अटैक तो काफ़ी कॉमन है, हालांकि ये टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है डिस्कशन का। नहीं, इन दोनों को अलग करना, इन दोनों के सिम्टम्स मुझे लगता है थोड़े से मिमिक तो करते ही हैं। जी, देखिए, पैनिक अटैक एक ऐसी कंडीशन है कि जहां आप किसी हालात से इतना ज़्यादा घबरा गए हैं कि वो उसके कारण आपको इतना स्ट्रेस हो गया है कि आप ठीक से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, या किसी को चेस्ट पेन भी महसूस होता है। बेसिकली बॉडी इतने डिस्ट्रेस में है कि वो आपको हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स कई बार उसके लक्षण लग सकते हैं। उससे आदमी कंफ्यूज कर सकता है, स्पेशली एक यंगस्टर आदमी। बट सिंपल कुछ टेस्ट करवाने से हम इन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं कि क्या हार्ट अटैक हुआ है या फिर ये सिर्फ एक पैनिक अटैक ही है। तो डॉक्टर की मदद लीजिए। सिंपल ECG या एको या कार्डियक एंजाइम्स करवाने से हम इस बात का फैसला कर सकते हैं कि पेशेंट को बीमारी की वजह से ये सिम्टम्स हुए हैं या फिर सिर्फ स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से पैनिक अटैक हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं एंजियोप्लास्टी से जुड़े हुए। मैं बात करना चाह रहा था कि कैसे होती है, स्टेंट क्या होता है लोगों के, क्योंकि स्टेंट के बारे में बीच में बहुत सारा न्यूज़ रहा कि स्टेंट सस्ता हो गया है, स्टेंट करता क्या है, लेकिन समय कम है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ अंत में कि वो कौन सी हेल्दी डाइट्स हैं जो हमारे हार्ट को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, क्या खाना चाहिए? देखिए, ये मैं बस इसे ब्रीफ में इतना ही कहूँगा कि जो बचपन से आपको सिखाया जा रहा है माताजी पिताजी द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा, या फिर आपके स्कूल में, कि फ्रूट्स का कंजम्पशन बढ़ाइए, सैलड्स और वेजिटेबल्स बढ़ाइए, एंड
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम रखिए एंड प्रोटीन इंटेक थोड़ा इंक्रीज कीजिए। वो कोई भी फूड हो सकते हैं, आपकी पसंद के हिसाब से हो सकता है आप दाल ज़्यादा पसंद करते हो सकता है आप मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद करते हो, ये हो सकता है आप नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा पसंद करते हो। सो डिपेंडिंग ऑन योर फूड हैबिट्स, योर टेस्ट बड्स, आप टाइप ऑफ फूड सेलेक्ट कर सकते हैं। बट द आइडिया इवेंचुअली इज़ टू कट डाउन on carbohydrates, increase your protein intake, cut down on your excess sugar and fat intake, and increase in your fruits and vegetables or salads intake. ये बातचीत को हम यहीं पे विराम देते हैं जी। और एक पॉडकास्ट हम और करेंगे जी। आपके साथ, जहां हम इसकी सर्जरी, इसके ट्रीटमेंट को थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे, सारी चीज़ों की, इसमें क्या नई रिसर्च आई है, क्या एडवांसमेंट आई है, और क्या लोगों के मन में हार्ट से जुड़े बीमारियों को लेकर मिथ हैं, भ्रम हैं। बहुत सारे गांव देहात में लोगों में हार्ट डिजीज़ को लेकर के अजीब अजीब से जो है वो फैले हुए हैं। जी। शुक्रिया आने के लिए जी। और इस उम्मीद के साथ कि हम एक बातचीत और आपसे रिकॉर्ड करेंगे जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे इनविटेशन देने का, मुझे मौका देने का, आपकी ऑडियंस से जुड़ने का। एंड उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से आप लोगों को कुछ बेहतर जानकारी मिलेगी और आप बेहतर फैसला कर पाएंगे और अगले पॉडकास्ट में कुछ और नई जानकारियों के साथ आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। तो आज हमने डॉक्टर गर्ग से जाना कि दिल की बीमारी कोई रहस्य नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की आदतों से जुड़ी एक आम सी बात है। अगर हम थोड़ा पैदल चलें, जैसा कि हमने बातचीत की, नींद पूरी लें, सही खाना खाएं और समय पर चेकअप कराते रहें, तो दिल लंबे समय तक मजबूत रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। याद रखिए, हार्ट अटैक अचानक नहीं आता है, उसके पीछे सालों की लापरवाही होती है। इसलिए अब समय है छोटी छोटी सावधानियों से बड़ी मुश्किलों को टालने का। आप ये बातें घर, परिवार और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर आप किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हैं तो रेटिंग ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे किसी और ज़रूरी बातचीत के साथ और काम की आपके फ़ायदे की चर्चा के साथ। शुक्रिया।